गाइस नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो आजकल हम लोग जो मिसाइल्स देखते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल जो टेस्ट होती हैं एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, आखिर उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। और हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द एजेंसीज ऑफ नासा एंड इंडिया की जो इसरो एजेंसी है, उसका क्या कंपैरिजन है इसरो का नासा के साथ में। बात है साल 1945 की, जब वर्ल्ड वार सेकंड का एंड होता है। तो दो राइवलरीज ऐसी थी जो बहुत बड़ी राइवलरी बन के उभरी थी पूरी दुनिया में। वो थी यूएसएसआर यानी रशिया, सोवियत यूनियन, और दूसरी थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो राइवलरी बहुत बड़ी उभर के आई थी 1947 में। 2 साल बाद इन दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया था। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मच गई थी इन द वेपन में एक दूसरे से आगे, वेपन में, टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की इनमें होड़ मच गई थी 1947 के 2 साल बाद इस युद्ध के। अब ये एक दूसरे ये सुपर पावर बनना चाहते थे कि यूएसएसआर और रशिया दोनों में कंपटीशन था सुपर पावर बनने का। इनको ये रियलाइज हुआ कि सुपर पावर बनने के लिए इनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी पड़ेगी जो इनके वेपन को डिलीवर कर सके फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू द अनदर कॉन्टिनेंट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और जो डिलीवर कर सके इनके वेपन को 1000 ऑफ माइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन्हें स्पेस का यूज़ करना था। और जब इनको ये स्पेस, क्योंकि जब भी कोई मिसाइल्स को हम स्पेस के यूज़ करेंगे तो मिसाइल कोई भी आउटर स्पेस में छोड़ी जाती है एंड देन वो अपने टारगेट पे रीच करती है। तो ये इनको टारगेट करना था स्पेस को। अब इनको स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। यहीं से शुरुआत होती है स्पेस इन रेस, और हम लोग कह सकते हैं स्पेस रेस की शुरुआत हो जाती है। इन दो कंट्रियों के बीच में होड़ लग जाती है कि कौन पहले स्पेस में पहुंचेगा। दिस टाइम इन द 20th सेंचुरी बिटवीन द टू राइवलरीज जो थी कोल्ड वार के टाइम में यूएसएसआर और रशिया के बीच में, वो अचीव करनी चाहती थी सुपीरियर स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज। It had origins in the basic missile-based nuclear arms race between two nations following the World War II. It was seen as a national security part of the symbolism and idealism of him. तभी से इसकी शुरुआत होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने की, और रोबोटिक जो प्रोब्स है, चाहे वो मून मिशन हो, मार्स हो, और अर्थ को लो ऑर्बिट में इनको ले जाने की, एंड देन अल्टीमेटली टू द मून पर जाने की। तो यहीं से वो एक मिशन था जो एक्चुअली में तैयार। स्पेस में जैसे ही ये दोनों कंट्रियां इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाना शुरू कर देती हैं। 1951 में अमेरिका की 1951 में एक यूएसएसआर की एक मैगजीन में छपता है कि यूएसएसआर स्पेस के अंदर ट्रेवल करेगा। लेकिन जैसे ही ये बात रशिया को पता पड़ती है, अमेरिका को पता पड़ती है, तो अमेरिका ये डिक्लेयर करता है 30 जुलाई 1955 के अंदर कि वो भी अपना एक प्लान बना रहा है, और जल्दी वो भी एक प्लान नेशनल जियोफिजिकल ईयर के रूप में भी मनाया था। और उन्होंने कहा था कि वो अपनी कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। 30 जुलाई 1955 को उन्होंने डिक्लेयर किया था, और उसी ईयर को उन्होंने जियोफिजिकल ईयर के रूप में मनाया था। जैसे ये बात सोवियत यूनियन को पता पड़ता है, तो सोवियत यूनियन भी ये डिक्लेयर कर देता है कि उसके पास जो फ्यूचर है, जो प्लान है नियर फ्यूचर के अंदर, वो जो उसके प्लान का हिस्सा है उनको वो जल्दी ही लॉन्च करेगा। ये कंपटीशन तब गेन होता है जब वेस्टर्न पावर को ये बात पता पड़ती है कि 4 अक्टूबर 1957 को जब यूएसएसआर जो है लॉन्च कर देता है अपने मिशन स्पुतनिक को लॉन्च करता है। स्पुतनिक जो उसकी सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर देता है, और पूरी दुनिया को हैरान कर देता है स्पुतनिक लॉन्च करके। और ये वर्ल्ड की पहली एक ऐसी एजेंसी बन जाती है जो स्पेस में जिसने ट्रैवल किया था। Soviet Union has launched the world's first satellite, Sputnik. तो जाने के लिए मिशन बनाते हैं, उसका नाम दिया था Vostok 1 on April 12, 1961। लेकिन जैसे ये सब हो जाता है तो बड़ी हैरानी होती है कि अमेरिकन लोगों को कि वो एक सुपर पावर है और वो इसमें कैसे पीछे रह गया। तब जॉन कैनेडी जो उस टाइम अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो कोई उनकी जो एजेंसी ऐसा प्लान बनाए कि जो जल्दी से जल्दी लॉन्च हो सके विथ इन डिकेड के अंदर, और जो यूएसएसआर की जो एजेंसी गई है उससे कुछ अच्छा करके दिखा सके। उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका एक मिशन है जिसके अंदर वो स्पेस में ट्रैवल करेंगे और मून पे जाएंगे, और वहाँ से सेफली लोगों को वापस धरती पर लेके रिटर्न भी आएंगे टू द अर्थ। तो ये इस तरह उन्होंने अपोलो 11 मिशन बनाया था, जिसको हम लोग अपोलो मिशन के नाम से भी जानते हैं। और यही मिशन वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा था, और इस मिशन उस टाइम का, और यही पहला मिशन था जिसने
जिसने जिसने फर्स्ट टाइम चांद की जो धरती है लोगों ने उसको टच किया था। ये फर्स्ट टाइम था ये जब ऐसा हुआ था। उसी टाइम इंडिया के एक साइंटिस्ट विक्रम साराभाई उनको ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिया की साइंस उन्होंने रियलाइज किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस किया कि वो एक कमेटी डेवलप करे और उनके प्रयास से एक कमेटी बनी थी। इन कॉस्पर कमेटी नाम से एक कमेटी बनी थी। इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस ऑन रिसर्च के नाम से एक कमेटी बनाई गई थी 1962 में। तब 1963 में विद द हेल्प ऑफ नासा के हेल्प से इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका इन्होंने नाम दिया था साउंड रॉकेट लॉन्च किया था 1963 में विद द हेल्प ऑफ नासा। इसका प्रयोग किया गया था एटमॉस्फेयर की प्रोब करने के लिए बाय यूजिंग ऑफ द रॉकेट बॉर्न इंस्ट्रूमेंट। इसके कुछ साल बाद साल 1969 में इस जो इंस्कॉस पर जो बनाया गया था एक कमेटी बनाई गई थी 1962 में बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको फिर रीनेम कर दिया था इसरो में 1969 में 15 अगस्त में और यहीं से शुरुआत होती है इसरो की। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन टू एजेंसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा नासा के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग नासा को देखते हैं तो नासा है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है नासा। और ये एक कहते हैं ना कि ये एक सिविलियन स्पेस प्रोग्राम फॉर द एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस रिसर्च के लिए है। और अगर हम लोग इंडियन की बात करते हैं जो इसरो है वो ओनली प्राइमरी स्पेस एजेंसी फॉर इंडिया ओनली है, क्योंकि हमारा एरोस्पेस को लेके इसमें ओनली काम है और जो एरोनॉटिक्स का वो इसमें पार्ट नहीं आता इंडिया का जो इसरो है इसमें। दूसरी बड़ी बात अगर मैं ये आपसे बताऊं कि जो जैसे हम जानते हैं कि नासा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है। काफ़ी ज़्यादा अननेम अगर हम लोग बात करें 1091 से भी ज़्यादा इन्होंने अननेम व्हीकल्स को लॉन्च किया है टू द स्पेस और ऑर्बिट तक पहुंचाया है। चाहे वो उनका अपोलो 11 हो, चाहे उनके और बहुत सारे, चाहे आइस माप मैपिंग मिशन 2021 में इन्होंने जो लॉन्च किया था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे व्हीकल्स को लॉन्च किया। तो नासा एक बहुत बड़ा है। अगर हम नासा के कंपैरिजन में अब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो इसरो इन्होंने क्या क्या इनकी कामयाबियां रही हैं। अगर हम इसरो को देखते हैं तो इसरो इज़ वेरी यंग कंपेयर टू द नासा और लेकिन जो भी इसने अचीव किया है वो काबिल तारीफ है। इसमें सबसे बड़ा इसरो की जो अचीवमेंट है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 15 अगस्त 1969 के बाद से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि 1963 में भी इसने एक मिशन लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ नासा, लेकिन आफ्टर 1969 जब इसका नाम इसरो हो गया था तो सबसे पहले इसकी बड़ी कामयाबी रही थी जो आर्यभट्ट को लॉन्च किया था 1975 में। जब इसरो ने आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, इसरो ऐसा कारनामा स्पेस में जाने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया था। तो एक दुनिया को स्टन कर दिया था इंडिया ने और एक काफ़ी बड़ा एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था 1975 में। इसके बाद 1980 में लॉन्च किया था इन्होंने एक रोहिणी सैटेलाइट को, जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी टू द रेडियो एंड टेलीविजन के लिए। इसके बाद इनसैट 1 भी 1981 में लॉन्च किया था 1983 में। और इसके बाद काफ़ी सारे इन्होंने GSLV मैक 3 2019 में लॉन्च किया है, GSLV 17, GSLV 24, बहुत सारे जो ये इस तरह की जो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ की मैपिंग करती है, जियो साइनोक्रोनाइज सैटेलाइट्स इनको हम लोग बोलते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च किए हैं। लेकिन इस इसरो की एक बड़ी कामयाबी इसरो की जानी जाती है जब 2008 में इन्होंने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था इसरो ने। ये लॉन्च था 2008 में और ये इसरो ऐसा कारनामा करने वाली दुनिया की चौथी कंट्री बन गई थी जो मून पे जाने के जिसने प्रयास किया था। इसरो India is aiming to become the fourth space agency to reach the mythical sphere. 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। 1979 SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च हुई। नाम से भी जानते हैं मंगलयान मास मिशन, जिसमें विक्रम रोवर को नाम दिया गया था, जिसके साथ लैंड रोवर गया था। तो एक बहुत बड़ा एक इंडिया की दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट्स थी जब इंडिया ने इस मिशन को ये सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो दिस इज वेरी ह्यूज मिशंस बाय द लॉन्च बाय द इंडिया। अब हम ये और दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो नासा की है, नासा की तो हमें पता ही है कि नासा इज़ वेरी एक्चुअली बहुत बड़ी एजेंसी है और जिसने और वो ये पहली स्पेस ऐसी एजेंसी जो ट्रैवल करी थी टू द मून पे जो गए थे। और इसके बाद में ये एक ऐसी एजेंसी है जो सारी जो
इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है उन सबको हेल्प भी करती है नासा, और सबसे ज़्यादा इसका बजट भी है और सबसे ज़्यादा लॉन्च व्हीकल्स भी किए हैं और सबसे ज़्यादा काम किया है स्पेस एजेंसी में, और साथ साथ में एरोनॉटिक्स में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन अगर हम लोग इन टर्म ऑफ बजट्स को इन दोनों को देखते हैं कि बजट के मामले में दोनों कैसी हैं, कि अगर हम लोग बजट से कंपेयर करते हैं, नासा का करीब करीब $26 मिलियन का बजट है, जो बहुत बड़ा $26 बिलियन का बजट है, जो बहुत बड़ा बजट हो जाता है किसी एक स्पेस एजेंसी के लिए। लेकिन अगर वही इंडिया की स्पेस एजेंसी यानी इसरो को देखा जाए तो इसरो का करीब करीब 1.75 यानी 2 बिलियन के आसपास है, 24 टाइम्स ज़्यादा है ये इसरो से नासा का बजट। तो बजट में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर हम लोग इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें, जिनके जो काम से उनमें अगर हम लोग देखें तो इंडिया को मैं देखता हूं कि इंडिया ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस है अगर कंपेयर टू नासा करें। लेकिन इसका मैं एक सबसे एग्जांपल दूंगा, चंद्रयान जो मंगलयान जो अभी 2019 में जो लॉन्च हुआ था, उसमें इंडिया ने जो कॉस्ट जो इस पर खर्चा करा था वो $74 मिलियन का किया था। लेकिन यही मार्स मैपिंग मिशन जो नासा ने किया था वो $671 के लिए करा था। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा, मतलब 6 टाइम ज़्यादा और भी 6 टाइम से भी ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया था नासा ने कंपेयर टू इंडियन जो मार्स जो मिशन था उसके कंपैरिजन में। लेकिन और दूसरा इसका एग्जांपल है, जब इंडिया ने मून मिशन किया था चंद्रयान 120 2008 में जो लॉन्च किया था, उसमें 800 करोड़ रुपया लॉन्च किए स्पेंड किए थे इंडिया ने इस मिशन के ऊपर चंद्रयान पे। लेकिन वही जो मून मिशन बनाया था नासा ने, तो इन्होंने करीब करीब 1062 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा किया था। यानी बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंसेस है दोनों को बजट में, और ये एक्चुअली एक दिखाता है कि इंडिया की जो इसरो है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंपनी है। लेकिन आफ्टर ये जो कंपनी की जो इनका हम देखें कि जब जैसे ये जो कोल्ड वार के जैसे एंड हुआ था 1993 के आसपास में, ये सारी कंपनियां चाहे वो यूएसएसआर की हो यानी रशिया वाली सोवियत यूनियन वाली कंपनी हो, चाहे वो नासा अमेरिका की हो, चाहे इंडिया का इसरो हो या किसी अदर कंट्री की कोई भी जो कंपनी है, वो सब ने कोलैबोरेट किया है और मिल के काम करने की कोशिश करी है। और क्योंकि कंपनियों को ये रियलाइज हो गया है कि अगर वो मिल के काम करेंगे तो लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा, सोसाइटी के लिए भी, और एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जिससे लोग को फ़ायदा मिलेगा और जो कंट्री हैं वो प्रोग्रेस करेंगी। तो ये इनका कंपैरिजन था। और अगर मैं इनको एक्चुअली देखूंगा तो इंडिया काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखता है, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, और काफ़ी पैसे बचाती है अपने, और कोई भी जो इसका जो स्पेस प्रोग्राम जो बनाते हैं इंडिया आगे आने वाले टाइम में इंडिया के काफ़ी सारे प्लान हैं। जैसे इंडिया का भी चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, शायद 2023-2024 में लॉन्च होगा। हालांकि वहीं नासा के तो प्लान चलते रहते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ प्लान्स नासा हमेशा करता रहता है, तो नासा के तो बहुत ज़्यादा प्लान है। तो ये अब सारी कंपनियां कोलैबोरेट करती हैं और सब मिल के काम करती हैं। आई होप कि ये ऐसे ही काम करती रहे और टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती रहे, डेवलप होते रहे और लोग प्रोग्रेस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।